हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे थर्ड लेक्चर अपने जो है इकोनॉमी के क्रैश कोर्स का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। और देखिए, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लेक्चर के बेसिस पे आपकी फाउंडेशन फॉर्म होगी जो भी आगे के सारे हम चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप यूपीएससी का सिलेबस भी देखो या टॉपिक लिस्ट जो मैंने बताई थी वो देखो, तो उसमें आप ये देखोगे कि 5 to 10% ही जो है यूपीएससी का, अगर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा हुआ है, 5 to 10% ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। रिमेनिंग 90% जो है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें सारे हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, देन योर फिस्कल पॉलिसी, योर मॉनेटरी पॉलिसी, योर एक्सटर्नल सेक्टर, बीओपी एंड ऑल। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं, ये सारे मैक्रो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझने हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पहले हमें समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए, इकोनॉमी इज वेरी कॉन्सेप्चुअल इन नेचर। कई बार कई लोग ये मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि कुछ चीजें जो है आइसोलेटेड वे में पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता इकोनॉमी में। सारी चीजें अगर आप सिस्टमेटिक वे में समझोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, और तभी आप जो यूपीएससी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, वो तभी कर पाओगे। तो आज जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम मेजर डिस्कस करेंगे वो है, पहला तो एक बेसिक डिस्कस करेंगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंस क्या है। इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बट यस, फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ये समझना जरूरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ओरिजिन क्या है, ब्रीफली समझें। क्योंकि प्रीलिम्स या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट यस, अगर अच्छे से किसी चीज को समझना है तो ये हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर दी बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। उसके बाद हम जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर इन्हें आप अच्छे से समझ गए तो आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स इजी होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर पता लगाते हैं कि क्या है। जी देखिए, जैसे सबसे पहली चीज अगर स्कोप ही देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स या फर्म्स या जो है यूनिट्स पे फोकस करता है, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, इस पे फोकस करता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल फोकस करता है। इसलिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आता है आपका एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड का आगे हम नेशनल इनकम का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझेंगे कि क्या होता है। इट बेसिकली मींस, सी, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड क्या होता था, एक गुड का इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल की एक पर्टिकुलर गुड के लिए या कमोडिटी के लिए क्या डिमांड है और कैसे वेरी करती है, वो देख रहे थे। या मार्केट डिमांड की सारे इंडिविजुअल्स के लिए एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए क्या डिमांड है। बट मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि सारे जो गुड्स हैं आपके, राइट, उनके लिए सारे लोगों की या सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, उनकी डिमांड क्या है, राइट, दैट्स एग्रीगेट डिमांड। और वो कैसे जनरल प्राइस लेवल से वेरी करती है, इन्फ्लेशन जो है उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जीडीपी का नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की इनकम, उसके कंजम्पशन, सेविंग के बारे में बात करेंगे। बट मैक्रो में हम जो है, जो सारे जो है इकोनॉमी में फर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी क्या इनकम है, राइट, उनके क्या इन्वेस्टमेंट सेविंग है, उसकी बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और ऐसे इश्यूज से डील करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पे हम लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो डिफरेंट वेरिएबल्स से डील करते हैं हम। ये एक बॉटम अप अप्रोच है। जैसे आपने देखा ना, इंडिविजुअल डिमांड से मार्केट डिमांड, और मार्केट डिमांड के थ्रू फिर फर्दर जो है एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे एक टॉप डाउन अप्रोच है कि ओवरऑल जो है नेशनल इनकम देखी जाती है, राइट, रादर देन इंडिविजुअल्स की देख के फिर जो है आप ऊपर जा रहे हो, आप ओवरऑल ही देखते हो चीजों को। ठीक है, टू सी दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। एंड पॉलिसी में जो जहां तक फोकस किया जाता है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपको हेल्प मिलती है ऐसी पॉलिसीज बनाने में जो इंडिविजुअल मार्केट्स पे फोकस करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस वन कैन डिजाइन अ टैक्सेशन पॉलिसी, जहां पे जैसे सिगरेट्स वगैरह हैं, अब ऐसे गुड्स दे आर हार्मफुल टू हेल्थ, इसको जो है इनका कंजम्पशन कम करना है। तो कल हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर टैक्स इन पे लगा दिया जाए तो इनका प्राइस बढ़ जाता है। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो ऐसे गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कैसी प्रॉब्लम से, इंडिविजुअल मार्केट से, इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम से नहीं डील करते, हम जो है इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम से डील करते हैं कि क्या पॉलिसी इंटरवेंशन ले। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए, क्या मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, इन चीजों से डील करते हैं।
यहाँ पे कुछ एजम्पशंस रहती हैं कि जो हर इंडिविजुअल है वो रैशनली और अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जो है हर इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टर बिहेव करेगा, बट यहाँ पे वी लुक एट दी एग्रीगेट बिहेवियर, राइट। और सिर्फ ये नहीं देखते, सी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बिलीव किया जाता था कि हर इंडिविजुअल जो है रैशनल इंडिविजुअल है और अपनी वांट्स और डिजायर को बेस्ट वे में सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, रैशनली और सेल्फ इंटरेस्ट में बिहेव करेगा। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ यही नहीं देखा जाता, सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इनका भी जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे उसको भी कंसिडर किया जाता है। ये चीजें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर नहीं की जाती, ठीक है। सो दीज आर दी डिफरेंसेस। बट देखिए, डिफरेंसेस होने के बाद भी डू नॉट थिंक, सी डिफरेंसेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आइसोलेटेड, नहीं, बोथ आर इंटरलिंक्ड। एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो एनालिसिस होते हैं उसकी हेल्प से ही हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिमिलर एनालिसिस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम की बात जो है हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो एट होल इकोनॉमी वाइड लेवल पे भी हम जो है मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सिमिलर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को सिमिलर वे में ट्रीट करते हैं जैसे हम इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई को ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो देयर इज बोथ आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नाउ ये तो एक जनरल आइडिया के लिए था। अब फर्दर अगर हम आगे बढ़े, सो नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो देखो, ये इकोनॉमिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझने से पहले इन जनरल आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमी के, ये जो इकोनॉमी का फील्ड आया है, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, राइट, ये क्यों आया, व्हाई दिस फील्ड केम इनटू बीइंग, राइट। तो इसके पीछे एक बहुत बेसिक आइडिया है कि देखिए, जैसा कल मैंने बताया था कि वी हैव अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स हैं बट रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, राइट। तो इस केस में जो है चॉइस आती है, क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि किस तरीके से हम जो है, लाइक व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, हाउ दे शुड बी प्रोड्यूस्ड, राइट, एंड फॉर whom दे शुड बी प्रोड्यूस। क्योंकि वांट सबकी, किसकी वांट हम सेटिस्फाई करें, गरीब लोगों की या अमीर लोगों की, जो खरीद सकते हैं या जो जो पुअर हैं, राइट। फॉर whom टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ये जो तीन क्वेश्चंस हैं इनको हम बोलते हैं सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी को ये तीन क्वेश्चंस को जो है, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो होता है उसको ये तीन क्वेश्चंस का जो है आंसर ढूंढना होता है, सोल्यूशन ढूंढना होता है। और बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स आर टेकन अप फॉर दीज थ्री क्वेश्चंस, कि क्या गुड प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो इस आंसर पे किस तरीके से आते हैं, किस तरीके, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से, क्या कैपिटल इंटेंसिव वे में करना है, मशीन्स लगा के गुड्स प्रोड्यूस करना है, या लेबर इंटेंसिव वे में, या जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करके गुड्स प्रोड्यूस करना है, या फिर किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है, या फिर उन लोगों के लिए बस प्रोड्यूस करें जो लोग पे करके जो है अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं इकोनॉमी में, उसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम्स है। बट इन डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास दो एक्सट्रीम सिस्टम्स हैं, और कहीं ना कहीं बाकी जो सारे सिस्टम्स होते हैं वो इन सबके बीच में ही लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इसमें जो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन दी आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के आइडियोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि सबको फ्रीडम होना चाहिए, राइट। और जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई की, दे शुड डिमांड डिटरमाइन व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। जो मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई की है उनको डिटरमाइन करना चाहिए क्या गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, हाउ टू बी प्रोड्यूस, अगेन इसके लिए जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, उसकी अपनी रैशनलिटी है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी उसको बेस्ट वे लगेगा उसमें उसको प्रोड्यूस करने देना चाहिए। whom टू बी प्रोड्यूस्ड, ऐसे लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है जो लोग जो है गुड्स पैसे देके खरीद सके, जिनके पास परचेजिंग पावर हो। तो इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम्स मार्केट प्रिंसिपल्स चलते हैं, विच इज अगेन बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। उसमें क्या बोला जाता है कैपिटलिज्म में कि फ्रीडम होना चाहिए, स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, सबको अपनी जो है फ्रीडम होना चाहिए, मार्केट फोर्सेस को एक्ट करने देना चाहिए, और हर किसी को जो है अपने हिसाब से जो है दे शुड डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। एंड देयर इज, इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम देयर इज कंपटीशन बिटवीन मल्टीपल प्रोड्यूसर्स। प्राइस मैकेनिज्म, कि क्या प्राइस रहेगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किस मोटिव से जो है ये सिस्टम चलता है, दैट इज मेनली हर कोई जो है इसमें प्रॉफिट मोटिव से ड्रिवन होता है।
ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसी चीजें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, रिसोर्सेज को यूज करके जो है ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है जो लोगों की वांट्स को फुलफिल करें। तो इस टाइप के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करेगा? देयर इज प्राइवेट ओनरशिप, यानी इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, ठीक है। एंड जो है मेन इकोनॉमिक डिसीजन मेकर यहाँ पे कौन हो जाता है? इंडिविजुअल्स, राइट। इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, मार्केट होता है मेन इकोनॉमिक डिसीजन मेकर, और इंडिविजुअल्स यहाँ पे मेनली डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये एक हमारा सिस्टम हो गया मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे ये जो 3 सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी है कि व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ टू बी प्रोड्यूस्ड एंड फॉर whom टू बी प्रोड्यूस्ड, आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस on the of demand and supply, on the basis of motive of profit. There is private ownership of means of production. Here the main decision maker is individual who makes decision again based on his self interest, that is again profit, and there is competition between multiple producers, ठीक है। बट इसी के एकदम अपोजिट, जस्ट एग्जैक्ट अपोजिट टू दिस, वी हैव कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें ये 3 क्वेश्चंस डिफरेंटली आंसर किए जाते हैं और डिफरेंट एक्टर आंसर करता है। नाउ हियर ये 3 क्वेश्चंस आंसर होते हैं सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के बेस पे, ठीक है। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है कि देयर शुड बी मिनिमम अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी, कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम से कम होनी चाहिए, राइट। जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। जबकि कैपिटलिज्म ये बोलता है कि फ्री स्पिरिट होना चाहिए, फ्री मार्केट, जिसमें टैलेंट है वो जितना पैसा कमा सकता है उसको कमाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये बोला जाता है तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल इकोनॉमिक डिसीजन मेकर होता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, दैट इज स्टेट। और वो जो स्टेट है ये इन क्वेश्चंस के लिए डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कलेक्टिव इंटरेस्ट, दैट इज फॉर कलेक्टिव वेलफेयर, राइट। सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जो है डिसीजन लेता है कि व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, ये स्टेट डिटरमाइन करता है। कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है ये भी स्टेट डिटरमाइन करता है। किस तरीके से प्रोड्यूस करना है ये भी स्टेट डिटरमाइन करता है। वो जब गुड्स प्रोड्यूस कर लिए तो वो गुड्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, whom to be produced by मतलब किस हिसाब से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये भी स्टेट डिटरमाइन करता है, ठीक है। एंड अगेन स्टेट ही किस बेसिस पे डिटरमाइन करता है कि इनइक्वालिटी मिनिमाइज करना है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, राइट। सो देयर वुड बी रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, ओके। यहाँ पे जो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जिससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, देयर इज पब्लिक ओनरशिप, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, राइट। रिडक्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर इज द मेन मोटिव, जिसके हिसाब से स्टेट जो है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन की अंडरटेक करता है, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म, तो किस प्राइस पे बेचना है खरीदना है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो ये प्राइस सेट करती है, ठीक है। एंड देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयर इज रादर स्टेट मोनोपोली, ठीक है। तो ये दो एक्सट्रीम सिस्टम्स हैं। नाउ इन्हीं के कुछ वेरिएशंस हैं। एक आपने कई बार सुना होगा कम्युनिज्म, राइट। सो बेसिकली कम्युनिज्म इज नथिंग बट अ मोर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, जहां पे बोला जाता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली अबॉलिश्ड, ठीक है। एंड द कम्युनिटी एज अ होल, वहां पे स्टेट भी नहीं है, कम्यून होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, वो एज अ होल जो होता है, देयर इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। देयर इज टोटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, बट देयर इज टोटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक तरीके से नॉर्मली जो है उसको एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म लिया जाता है। सो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में जो है सिस्टम होता है इकोनॉमिक सिस्टम, वो जो है थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है सोशलिज्म का, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच लाई करता है। और सी अलग अलग टाइप के मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो सकते, जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किया, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आगे हम प्लानिंग में पढ़ेंगे कि इंडिया में भी अंडर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउ की गई थी, और एट द सेम टाइम आपका जो है देयर वाज आल्सो पब्लिक ओनरशिप ऑफ मेजर मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो अगेन दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां प्राइवेट सेक्टर भी ऑपरेट कर रहा है, मार्केट डिमांड फोर्सेस भी ऑपरेट कर रही हैं फॉर प्रॉफिट मोटिव। ऑन दी अदर हैंड आपका जो है पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, स्टेट या जो भी सेंट्रल अथॉरिटी है वो भी ऑपरेट कर रही है, वो प्राइस भी कंट्रोल करती है कई तरीकों से, और वो इस ऑब्जेक्टिव से ऑपरेट करती है कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है हमें जो है खत्म करनी है। और अगर आज की डेट में आप देखो, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम कंप्लीटली ना मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, ना कोई सिस्टम जो है कंप्लीटली कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। जैसे इवन अगर हम चाइना की बात करें, राइट, जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, राइट, वहां पे भी अगर आप देखो तो दे हैव ओपनड अप देयर इकोनॉमी, वहां पे भी प्राइवेट कंपनीज जो है काम करती हैं, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन है। जबकि यूएस विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटलिज्म, वहां भी कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है मार्केट में, और वो बहुत सारे स्कीम्स पॉलिसीज हैं टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड रिड्यूस द इनइक्वालिटी, ठीक है।
तो ये ओवरऑल एक जनरल आइडिया था. नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, सी देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको कैपिटल स्टोरेज सिस्टम पे जरा सा क्वेश्चन दे दें, राइट. देयर वाज अ वन क्वेश्चन इन द पास्ट आल्सो, एक क्वेश्चन पास्ट में था भी इसके ऊपर. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाई यू शुड डू इट एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स प्रॉपर्ली. ठीक है, इन चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा. और इसमें देखो, जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, सी इसके लिए कोई फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सब कुछ जो है इन बिटवीन ऑफ दीज है. ठीक है, बाकी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किस टाइप का मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया था, वो हम डेफिनेटली जब पढ़ेंगे, जब इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कैसे अडॉप्ट किया था और कैसे आते आते बाय द टाइम ऑफ 1991 वो कैसे चेंज हो गया. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था, दैट वाज मोर क्लोजर टू अ कमांड इकोनॉमिक सिस्टम. बट 1991 में जब इकोनॉमी हमने ओपन अप की, तो हमारा सिस्टम जो है came more closer to a market economic system. ठीक है, so these things we will read ahead. ठीक है, but it is very important that you are very clear about it कि क्या features हैं, क्या factors हैं. ठीक है, now coming on to the next thing. अब एक इकोनॉमी की बात करें, अगर ओवरऑल लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखें हम, तो ब्रॉडली 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, विच आर द बेसिक. एक होता है प्रोडक्शन, जिसके थ्रू बेसिकली क्या होता है कि रिसोर्सेज को यूज करके ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे हमारी जो है सोसाइटी के जो लोग इंडिविजुअल्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स जो है सेटिस्फाई हो सके. दूसरा होता है कंजम्पशन, यानी वही जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए हैं उनको कंज्यूम किया जाता है फॉर सेटिस्फाइंग अवर नीड्स एंड वांट, और दिस इज नोन एज कंजम्पशन. और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन. ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे आप ब्रीफली समझो इसको. आगे जो अगले लेक्चर में हम जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे, तो वहां पे बहुत प्रिसाइजली और स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन टर्म का मतलब क्या होता है और क्यों दोनों टर्म सेम है. ठीक है, कई बार कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट का टर्म क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है. तो ये हम जो है अगले लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, नाउ इन्वेस्टमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन. ठीक है, सो जो प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन किया हमने गुड्स एंड सर्विसेज का, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, बट उसमें से एक सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं जो कंजम्पशन के लिए यूज हो जाते हैं. ठीक है, जो लोग कंज्यूम कर लेते हैं और खत्म कर देते हैं, बट कंज्यूम करने के बाद भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बच गए. अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दे आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फिजिकल एसेट्स लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल. तो these kinds of goods and services, so it is that part of the production which is used for further production. ठीक है, तो जैसे मशीन्स वगैरह ये हो गई, ये जो बनाई जाती हैं, these are capital goods, राइट. और इसीलिए जो इनमें जब इनको इसलिए बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल गुड्स बनते हैं तो उसको बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, और उसको इन्वेस्टमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इकोनॉमी की बढ़ती है. ठीक है, बस इतना याद रखना अभी के लिए. अगले लेक्चर में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियरली प्रिसाइजली, जब डील करेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी में. उसमें हम फिर देखेंगे कि एक सर्टेन टाइप के गुड्स होते हैं जिनके जो खर्चा होता है, राइट, दोज आर कैपिटल गुड्स, राइट. और वो कैपिटल गुड्स बेसिकली दे आर मैन मेड गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज. ठीक है, और उस पर जो खर्चा होता है दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं. नाउ सी, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं, इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन वाली एक्टिविटीज होती हैं, उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड करके पूरी जो इकोनॉमी को जो है डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, राइट. सो देयर आर वेरियस वेज टू डिवाइड इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर्स. देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइड किया जा सकता है. बेस्ड ऑन रेगुलेशन एंड कंडीशंस ऑफ वर्क, बेस्ड ऑन ओनरशिप, ये तो पब्लिक एंड प्राइवेट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. पब्लिक मतलब जहां पे गवर्नमेंट जो है आपके जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जो भी कैरी आउट कर रही है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से, उसको गवर्नमेंट ओन करता है, राइट. और दूसरा जो है आपके प्राइवेट सेक्टर हो गया. ठीक है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है. ठीक है, तो ये तो सिंपल वन है. एंड बेस्ड ऑन एक्टर्स इन द इकोनॉमी एंड देयर रोल. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का. तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट वे द गुड्स आर प्रोड्यूस. तो जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया हमारा, प्राइमरी सेक्टर में हम डायरेक्टली गुड्स जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, या डायरेक्टली जो है आपका फ्रॉम दी अर्थ, मोस्टली दे आर जनरेटेड फ्रॉम दी अर्थ, ओशंस और दिस. ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो एग्रीकल्चर में आप फार्म यानी लैंड पे जो है आप जो है क्रॉप्स ग्रो करते हो. माइनिंग हो गया, माइनिंग में आप डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हो. ठीक है, फिशिंग हो गया, डायरेक्टली आप जो है फिशेस जो है
एक्सट्रैक्ट करते हैं ओशन से, ठीक है, ऑयल गैस ये सब हो गया। सेकेंडरी गुड, जो ये गुड्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं इनको जो है फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल के इनमें जो है वैल्यू एडिशन या इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन में आपने जो माइनिंग करके जो मान लो वट एवर मटीरियल्स यू गॉट दैट यू आर यूजिंग इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे रेत वगैरह सैंड माइनिंग करते हैं तो सैंड मिला, सैंड को यूज करके कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, सो बहुत सारे हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग जो बेसिक गुड्स होते हैं उनको यूज करके, जैसे फॉर इंस्टेंस से वीट है, एग्रीकल्चर से आपने वीट ग्रो किया, ठीक है। सो वीट इज कम्स इन प्राइवेट सेक्टर, बट वीट को लेके उसको फ्लोर में कन्वर्ट करके उसकी ब्रेड बनाई, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, ओके। प्रोसेसिंग एंड इवन असेंबली ऑफ रॉ मटेरियल, सो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करना भी जो है सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल निकालना और जनरेट करना वो प्राइमरी सेक्टर में, बट जो रॉ मटेरियल जनरेट हुआ है उसको प्रोसेस करना, उसको जो है असेंबल करना, सॉर्टिंग करना, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शरी इन्वॉल्व्स गिविंग सर्विसेज, तो यहां तक हम अभी गुड्स की बात कर रहे थे। टर्शरी टॉक्स अबाउट गिविंग सर्विसेज, ओके। रिटेल बैंकिंग, जैसे आपकी टर्शरी में रिटेल मतलब शॉप्स वगैरह हो गई, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीजें है आपके टर्शरी सेक्टर में आती है। दीज इंक्लूड मेनली सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट इज क्वाटनरी, involves knowledge based services that require high levels of skills and expertise, ठीक है। सो बेसिकली मेनली तो ये 3 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। उसके बाद फर्दर जो है हम तो क्वाटनरी इन्वॉल्व्स नॉलेज बेस्ड सर्विसेज दैट रिक्वायर हाई लेवल्स ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज, ठीक है। तो मेन जो हमारी ये 3 होती है, फिर फर्दर अगर उसको आपको फर्दर डिवाइड करना है सर्विसेज को ही, तो उसमें जो है आपका क्वाटनरी आ जाता है, जहां पे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, जैसे अभी एआई में रिसर्च चल रहा है, राइट, जो लोग कर रहे होंगे, जो कोई बायोटेक्नोलॉजी में जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होंगे, तो वो उनका जो काम हो जाता है, उनकी जो अगेन दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एआई से उन्होंने एक प्रोडक्ट जनरेट किया ना एआई में रिसर्च करके, राइट। अ प्रोडक्ट हैज बीन जनरेटेड बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एआई लाइक चैट जीपीटी, राइट। बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करके एक प्रोडक्ट जनरेट हुआ लाइक वैक्सीन्स, ओके। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ, राइट। कंसल्टिंग, आईटी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब हो जाता है। क्वीनरी मीन्स हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सो ये मेनली ऐसी सर्विसेज है, जैसे आप गवर्नमेंट में डीएम बन जाते हो तो आप जो मैनेजमेंट सर्विसेज करते हो, चीजों को मैनेज करना, जो है एडमिनिस्टर करना, वो सारी जो है आपकी क्वीनरी सर्विसेज में आ जाती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कंपनीज के सीईओ हो जाते हैं, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। Now, coming on to the next type of classification, that is in real and financial sector. अब देखो ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। नाउ द आइडिया सिंपल, सी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया तो मैंने आपको पढ़ा, नहीं, क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन तो सिंपल आया था, बट आई एम कवरिंग इट इन अ बिट मोर डिटेल, क्योंकि इट इज वेरी मच पॉसिबल जो यहाँ पे ऐसे पूछा है उसको शायद से हो सकता है कुछ और एस्पेक्ट जो है यूपीएससी दोबारा पूछे। दिस इज हाउ वी लर्न फ्रॉम पीवाईक्यूज, ओके। तो बेसिकली रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाता है। तो जैसे क्या बेसिस रहता है इनका डिफरेंस का, रियल सेक्टर में आपके गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं, जबकि फाइनेंशियल सेक्टर में मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लोन देना, ठीक है, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, इस टाइप की सर्विस। यहाँ पे कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आपने कुछ यू परचेज वीट, राइट, या फिर कुछ जो ऐसी चीजें कर रहे हो, जैसे फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उससे वीट बन रहा है, ओके। सो जो बैंक जो लोन दे रहा है, ये दे रहा है, ये क्या फाइनेंशियल सेक्टर की एक्टिविटी हुई, ठीक है। कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस हो रहा। ऑब्वियसली वो दूसरी बात है कि लोन लेके फिर उस लोन के पैसे को यूज करके क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे जाएंगे और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं किया जा रहा। बट यहाँ पे जैसे रियल सेक्टर में एग्रीकल्चर बात करें तो लैंड है, डायरेक्टली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया और वीट जनरेट किया, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली टेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स में जो है पैसा लगता है, मनी फ्लो होता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो नेचर ऑफ एसेट्स, हियर इट्स टेंजिबल, हियर इट्स इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी इनकम कैसे होती है, बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, बट यहाँ पे जैसे लोन दिया तो इंटरेस्ट हो गया, या स्टॉक्स लिए तो डिविडेंड हो गया, कमीशन हो गया, फीस हो गया, ठीक है। देन रिलेशनशिप टू इकोनॉमी, डायरेक्टली लिंक टू इकोनॉमीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्टली लिंक टू इकोनॉमी थ्रू रोल ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो अगेन जो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल सेक्टर से जो फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट होता है उसके थ्रू, सीधा फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं हो रहा। फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू
जो है कोई फर्म जो है अपना लोन लेके उससे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदेगी और फिर गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करेगी, ठीक है। तो फर्म जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कर रही है, वो जो एक्टिविटी फर्म की वो रियल सेक्टर में आएगी, और फर्म ने इनको करने के लिए जो लोन लिया है, ये वाली एक्टिविटी फर्म की जो है फाइनेंशियल सेक्टर में आएगी, ठीक है। प्रोडक्शन रिस्क, यहाँ पे किस टाइप के रिस्क होते हैं? प्रोडक्शन रिस्क होते हैं जैसे मार्केट डिमांड, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, इनको लेके। यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क होते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, डिफॉल्ट, लिक्विडिटी एंड ऑल। ये लिक्विडिटी ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे मेन प्लेयर्स क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर्स, फार्मर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज एटसेट्रा। यहाँ पे मेन प्लेयर्स आपके बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। एंड रेगुलेशन, ऑब्वियसली दे आर आल्सो रेगुलेटेड बाय एनवायरमेंटल, लेबर रेगुलेशंस एंड ऑल। यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपके बैंकिंग और सिक्योरिटी रेगुलेशन जैसे सेबी वगैरह वो है, बट मेनली जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें देखना है वो ये सारे हैं, ठीक है। तो नाउ यू नो दिस, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। ये 2022 में आया था PYQ। Which of the following activities constitute real sector in the economy? Please, I am sure you can do it. Answer जो है comments में बताइए। Answer in comments. I don't think I have to answer it. राइट, और अगर मान लो आंसर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट्स में बता के पूछिए कि क्या डाउट है, ठीक है। देन आस्क व्हाट डाउट यू हैव इन द कमेंट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रेगुलेशन एंड कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है, कि किस तरीके से जो है मतलब इकोनॉमिक सेक्टर्स जो एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है, और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, दोज पीपल हु आर वर्किंग देयर, व्हाट इज देयर कंडीशन ऑफ वर्क। तो इस बेसिस पे जो है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्लासिफाई किया जाता है। इसको कई बार इनफॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे एंटरप्राइज और एस्टेब्लिशमेंट होते हैं विच आर रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। जैसे बहुत सारे जो बड़ी कंपनीज होती है जहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो अगर रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड है तो यहाँ पे उनको बहुत सारे लेबर लॉज वगैरह फॉलो करने होते हैं। जैसे इनको जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो होता है वो फॉलो करना होता है, और भी बहुत सारे दूसरे लेबर लॉज हैं, वो सब जो है फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, इट इज दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड दे डू नॉट फॉलो द रेगुलेशंस, तो इनके लिए इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन सेट नहीं है। हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो है, अनऑर्गेनाइज वर्कर को गवर्नमेंट ने एक अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाई है, राइट, उसमें डिफाइन किया है क्या है, बट स्टिल द अमाउंट ऑफ रेगुलेशन फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर इज मच मोर एंड इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ये इसमें स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, रोड साइड वेंडर्स होते हैं, ठीक है। अब उनके ऊपर क्या आप एक्ट लगाओगे, ठीक है। वहां पे दो लोगों को, किसी ने अपना ठेला खोल रखा है और एक दो लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, आपने कई बार देखा होगा वहां पे चाइल्ड लेबर का भी यूज होता है, सो दे आर नॉट रेगुलेटेड। बट अगर कोई बड़ा एंटरप्राइज है, वो चाइल्ड लेबर फैक्ट्री वगैरह है बड़ी, लाइक एडिडास या नाइकी, इनकी फैक्ट्री, दे कैन नॉट एम्प्लॉय चाइल्ड लेबर, अदरवाइज दे विल उनके ऊपर रेगुलेशन लगता है। बट जो कोई छोटा स्ट्रीट साइड वेंडर है, आपने देखा होगा, दे मेनी टाइम्स एम्प्लॉय चाइल्ड लेबर, सो दैट्स व्हाई दे आर लेस रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। एंड यस, लेबर लॉज फॉलो करते हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय लेबर लॉज। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि वर्क रेगुलेशंस यहाँ पे प्रॉपर है, तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, फिक्स टाइम है, ओवर टाइम मिलता है, तो यहाँ पे जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनकी सिचुएशन अच्छी है कंपेयर टू दोज वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है। तो दैट इज अ मेजर इशू। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, तब डेफिनेटली वी विल सी कि इंडिया में कितने परसेंट ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और कितने परसेंटेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे जो है रेगुलेट किया जा रहा है, मतलब और क्या चीजें जो है गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है टू बेनिफिट दी वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो दैट वी विल सी अहेड जब हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट फर्म्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लार्ज स्केल फैक्ट्रीज, स्मॉल रिटेल शॉप, लोकल वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। So I hope this is clear. Now next classification is based on what are the major economic actors and their role, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमी में देखें कि ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन और जो है इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन की एक्टिविटीज हैं, तो मेनली जो है ये एक्टिविटीज आपके ब्रॉडली 4 इकोनॉमिक एक्टर्स होते हैं, जो होते हैं वो लेते अंडरटेक करते हैं, और इसलिए हम इसको 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर, ये मेनली जो है प्रोडक्शन की एक्टिविटी करते हैं, ये फैक्टर जो है आपके जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, राइट। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, अभी हम आगे आएंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या आता है, दैट वी विल आल्सो सी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट रिसोर्सेज,
उन रिसोर्सेज को यूज करके इट विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज जो जिससे लोगों की वांट सेटिस्फाई हो, इट विल सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू दी पीपल, और लोग जो है इनको उसके बदले में पैसे देते हैं, राइट। सो और जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज यूज करता है, उसके लिए जो लोग इसको ये फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं उनको ये फैक्टर पेमेंट करता है या इनकम देता है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर, तो इट इज दी हाउस होल्ड सेक्टर। सो इनको कहां से मिलता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कहां से मिलता है, रेंट जो है वेजेस वगैरह सब कहां से मिलता है, ये जो है सप्लाई होता है इनको बाय हाउस होल्ड सेक्टर। सो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स देम लैंड, लेबर एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एंड दे रिसीव इनकम फ्रॉम, और जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट फर्म को प्रोवाइड करते हैं उसके बदले इनको इनकम मिलती है। दे स्पेंड देयर इनकम, और जो इनको इनकम मिलती है वो इनकम ये क्या करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे उनको खरीदने में वो जो है इसको स्पेंड कर देती है, ठीक है। सो दे पे इनकम, दे रिसीव इनकम, ओके, एंड दे यूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या काम हो गया यहाँ पे, गवर्नमेंट का है पहली चीज तो हाउस होल्ड और फर्म से टैक्स लेती है। हाउस होल्ड से पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह हमसे लेती है, फर्म से जो है कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, ये जो जीएसटी वगैरह इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है, ठीक है। एंड देन स्पेंड मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि फर्म जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो सब के सब हाउस होल्ड ही खरीदती है, उसमें से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपके गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है खरीदती है, ठीक है। सो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज उनसे खरीदती है, और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक गुड्स होते हैं जो ये खुद भी बनाते हैं, उस पर भी जो है डिलीवर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में फॉर द पीपल, कलेक्टिव नीड ऑफ पीपल और सोशल वेलफेयर। ये लोग जो है उसमें भी जो है एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, स्पेंड मनी या एक्सपेंडिचर इसको बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो साथ में दे प्रोवाइड ट्रांसफर पेमेंट्स टू, दैट इज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू हाउस होल्ड, लाइक ओल्ड एज पेंशन वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर, नाउ दिस इज वन थिंग जो ऐसा दिस इंक्लूड्स ऑल दी एवरीथिंग आउटसाइड अवर इकोनॉमी। सो इसमें जो है क्या होता है, इंपोर्ट्स होते हैं, बाहर से हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ से जो फर्म्स हैं यहाँ के, तो जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ के, हमारी इकोनॉमी के कंज्यूमर्स हैं, वो आउटसाइड द इकोनॉमी, दूसरी अदर कंट्री की इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, राइट। सो हमारी गवर्नमेंट हो सकती है, हमारे फर्म्स हो सकते हैं, या हाउस होल्ड हो सकते हैं, दे इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी चीज, जो हमारे फर्म्स हैं, डोमेस्टिक फर्म्स हैं, वो जो है एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो फॉरेन फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए वो इंपोर्ट होकर हमारी इकोनॉमी आते हैं, उसके बदले हम उनको कुछ पैसा देते हैं, हमारी इकोनॉमी से पैसा बाहर जाता है, मनी गोज आउट। जबकि जो हमारी इकोनॉमी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो जो हम बाहर के जो डोमेस्टिक फर्म्स होते हैं वो बाहर के मार्केट्स में, बाहर के हाउस होल्ड्स वगैरह को दूसरी इकोनॉमी के आउटसाइड कंट्री की इकोनॉमी को सेल करते हैं, वो एक्सपोर्ट के लिए हम जो है हमारी इकोनॉमी में मनी इनफ्लो होता है, ठीक है। नाउ एक और चीज एक्सटर्नल सेक्टर से ही रिलेटेड है कि क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। सी ओपन इकोनॉमी में ही आपका एक्सटर्नल सेक्टर होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में देयर आर नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इकोनॉमिक रिलेशंस मतलब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पर्सन्स, जैसे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं ना काम करने के लिए, तो ये कुछ नहीं होता क्लोज्ड इकोनॉमी में। तो कोई भी जो है मूवमेंट नहीं होता, तो उस केस में हमारा ये नहीं होगा। बट एज ऑफ नाउ जो हम देखते हैं आफ्टर ग्लोबलाइजेशन के जैसे हिसाब से चल रहा है, almost all the economies of the world are open economy, and they have economic relations with rest of the world in not only in terms of export, import, foreign investment and many other ways, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। नाउ ये जो तीन एक्टिविटीज मैंने कहा था ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, दीज आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंट है, राइट। किस तरीके से इंटरडिपेंडेंस होती है इनकी, हाउ दीज आर इंटरडिपेंडेंट, लेट्स सी दैट। तो सी जैसे मान लो प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा तो इट विल इंक्रीज बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मान लो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ये अभी हम अभी सर्कुलर इनकम जब आगे अभी डिस्कस करेंगे तब देन यू विल गेट टू नो इट बेटर। बट जनरली समझो कि अगर मान लो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए फैक्टर मतलब लेबर शायद से ज्यादा लगाना पड़ा होगा, ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, यानी ज्यादा लोगों को इनकम देनी पड़ी होगी, राइट। इनकम ज्यादा लोगों को मिली तो ज्यादा लोग कंजम्पशन बढ़ जाएगा, मोर पीपल अर्निंग मोर इनकम, दैट मीन्स इंक्रीज इन कंजम्पशन। एंड ऑल्सो इट वुड ऑल्सो मीन जिनके पास कंजम्पशन ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगी तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, और जो भी इनकम होती है उसका एक पार्ट सेविंग भी होगी, और वो सेविंग अल्टीमेटली आपका जो है बैंक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है, तो इन्वेस्टमेंट भी होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कंजम्पशन में इंक्रीज होता है,
कि लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने लग गए, डिमांड करने लग गए, तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली प्रोड्यूसर सोचेंगे कि इस चीज की डिमांड है, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर, और अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा फैक्टर्स ऑफ अगेन सेम थिंग। एंड सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है, सो सी कंजम्पशन में इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे कि अपनी जो है एक मशीन थी उससे 10 यूनिट गुड होते थे, कल को उनको पता चला 20 यूनिट बनाने हैं तो 2 मशीन कर लेंगे, यानी कैपिटल गुड जो है एक और मशीन खरीदेंगे, राइट। सो इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट, टू इंक्रीज द फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, राइट। और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो उससे फिर से फर्दर प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, these generate some sort of income flows in economy, और यही इनकम फ्लोज आगे जाके आप देखोगे आर नोन एज, इन्हीं इनकम फ्लोज का टोटल जो होता है आपका नेशनल, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक बार पहले प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन समझते हैं, फिर फर्दर जो है हम आगे जो है सर्कुलर फ्लो जो इकोनॉमी में होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हम क्या कह रहे थे कि एक इकोनॉमी में जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं, जो हमारी फर्म्स होती हैं, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करती हैं हमारी फर्म्स, और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फर्म्स यूज करके क्या है, बहुत सारे अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज ऐसा नहीं कि फ्री में करती है, उसके लिए उनको जो है फर्म्स को पेमेंट करना होता है, वो पेमेंट होता है फैक्टर इनकम पे, और ये फैक्टर इनकम मोस्टली आपके हाउस होल्ड्स को जाती है, ठीक है, हाउस होल्ड्स को जाती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, हाउ डज इट हैपन। तो देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सिंपली एज आई टोल्ड यू, रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज होती है और उनके लिए पेमेंट की जाती है। तो सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लैंड जिसके लिए जो है रेंट यूज किया जाता है, ठीक है। सो लैंड में सिंपली बहुत लिमिटेड वे में वो मत सोचना, इट इंक्लूड्स ऑल दी नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो लैंड बेसिकली इट मींस ऑल दी नेचुरल रिसोर्स, इसमें आपकी सारी नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडेड है, और ये लैंड मोस्टली कौन ओन करते हैं, हाउस होल्ड्स ओन करते हैं, उनको अगर यूज करेगी कंपनी तो उनको जो है रेंट देना पड़ता है, ठीक है। सेकंड इज लेबर, ऑब्वियसली लोग जो है काम करने जाते हैं, उसके बदले में उनको जो है वेजेस मिलते हैं, राइट, वेजेस और इनकम, राइट। कैपिटल, सी यहाँ पे देखो कैपिटल का पेमेंट जो है इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है, क्यों, सी जो गुड्स जैसे मशीन खरीदनी हो, जैसे यहाँ पे हमने बोला ना कि फ्यूचर की प्रोडक्शन कैपेसिटी करनी है तो इन्वेस्टमेंट डालना होगा। अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, एक एक्स्ट्रा मशीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो भी जो हाउस होल्ड जो सेविंग्स डाल रखे होते हैं बैंक्स में, हाउस होल्ड ने अपनी सेविंग्स बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डाल रखी होती है, वो सेविंग को के थ्रू जो बैंक्स के थ्रू लोन लेते हैं, बैंक्स उन सेविंग्स के अगेंस्ट ही तो लोन देता है, तो वो लोन्स बेसिकली यूज करके वो लोग जो है ये मशीन्स वगैरह जो कैपिटल गुड्स होते हैं, यानी ऐसे गुड्स जो आपके एक तो मैनमेड हैं, और ये जो मैनमेड गुड्स हैं ये आपकी फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। तो सी यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। सी लैंड में बेसिकली आपकी सारी नेचुरल रिसोर्सेस आ जाती है, सारे रॉ मटेरियल जो बेसिक होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस होती हैं वो लैंड में आ जाती है, ठीक है। जैसे आप मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करो ये सब, बट उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके जब कोई मशीन में डाल के आप उसको प्रोसेस करते हो तो जो मशीन है वो मशीन क्या है, ह्यूमन मेड मशीन है। तो कैपिटल इट्स मैन मेड, दो चीजें याद रखना कैपिटल के बारे में। तो रिमेंबर टू थिंग्स, सी लैंड इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सारी नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और लेबर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेबर जो आपका लोग जाके जो है फैक्ट्री में काम करते हैं, राइट, उनके लिए वेजेस मिलता है। कैपिटल, सो कैपिटल मींस, द कैपिटल मींस दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच आर मैन मेड। पहली चीज दीज आर मैन मेड, सेकंड थिंग दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आगे जाके डेफिनेटली हम जब नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां कैपिटल गुड्स पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में समझेंगे, बट जनरली अभी ये समझो कि ये मैनमेड है और ये जो है गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में जो है आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑल मैनमेड रिसोर्सेज, राइट, मैनमेड रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आपका कैपिटल में आता है, ठीक है। लाइक मशीन्स वगैरह ये सब चीजें हो गई, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो रिसोर्सेज देनी होती है, मशीन्स या फैक्ट्री बिल्डिंग, जैसे किसी कंपनी को फैक्ट्री भी बनानी है
तो ऐसा तो है नहीं वो फैक्ट्री बनाने के लिए उसको पैसा चाहिए, राइट? वो पैसा मोस्टली ज्यादातर नाइन मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे उसके लिए क्या करते हैं, लोन लेते हैं, लोन लिया जाता है। लोन लोन लोगे तो लोन पे क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, राइट? और मोस्टली वो लोन कहाँ से लिया जाता है, उसके लिए जो पैसा आता है बैंक के पास लोन देने का, वो कहाँ से आता है, वो लोगों जो जिनकी लोग जो इनकम अर्न करते हैं उस इनकम में से जो कुछ पोर्शन वो जो है सेव करते हैं और बैंक्स में डालते हैं, उससे वो आता है, इसलिए इसका जो है इंटरेस्ट होता है। और लास्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो बेसिकली ये लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों को एक साथ लाके इन तीनों को ओवरसी करना और पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करना सिस्टमेटिक वे में, ये एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। वो एंटरप्रेन्योर भी किसी ना किसी हाउस होल्ड से आया होगा। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उस एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर गेट्स दी प्रॉफिट। जो जो बेसिकली यहाँ पे the activity of using all the factors of production to produce goods and services, right, is known as entrepreneurship। और इस entrepreneurship के लिए क्या मिलता है, क्या फायदा होता है इसका, किस टाइम से इसका फैक्टर इनकम मिलता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर का क्या इनकम होगा, प्रॉफिट, राइट? और एंटरप्रेन्योर मोस्टली कहां से आते हैं, हाउस होल्ड से, ठीक है? तो मनी, एक चीज याद रखना, मनी इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्यों, क्यों, व्हाई? आंसर इन कमेंट्स, कमेंट्स में बताइए। Answer in comments why money is not considered to be a factor of production। ठीक है? Now non factor, see ये तो जो हो गया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या हो गया हमारे फैक्टर इनकम्स, ठीक है? यानी ये जो ऐसी चीजों का जो पेमेंट है, ये जिन चीजों को यूज करके बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज किया गया। बट ऐसे और भी बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं, राइट, जो हाउस होल्ड या एक्रू होते हैं उनको, राइट, विच जिसमें कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व, जिससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, राइट? सो देयर आर दीज काइंड्स ऑफ इनकम्स और पेमेंट्स, जिसके लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसका जो इनकम मिली है बट उसके उसके बदले में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, ना कोई मेहनत की गई है, या ना कुछ लैंड को रेंट जो है रेंटल पे दिया गया, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जिससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। तो ऐसे जो चीजें की ट्रांसफर्स होते हैं, ऐसे जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखना। तो ऐसी इनकम को ही हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम्स। दिस इज नोन एज ट्रांसफर इनकम्स, ठीक है? बिकॉज सच इनकम मेयरली रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ मनी। इसमें मनी का बस ट्रांसफर हुआ है, बट वो मनी के ट्रांसफर होने के लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न जनरेट नहीं हुए। यहाँ पे जैसे देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल यूज किया तो इनके लिए मनी का ट्रांसफर हुआ है। लैंड के लिए रेंट का मनी दिया गया, मनी इन फॉर्म ऑफ रेंट दिया गया है। वेजेस, लेबर के लिए वेजेस मनी दिया गया है, ठीक है? कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया है, दैट टू इन फॉर्म ऑफ मनी। एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ मनी फ्लो किया है। बट और ये जो चारों चीजें हैं, इन चारों चीजों को यूज करके प्रोडक्शन किया गया। बट यहाँ पे जैसे आप देख लो, डोनेशन करते हो आप, या चैरिटीज देते हो, या किसी को गिफ्ट मिल गया, तो गिफ्ट मिल गया तो उसमें कुछ ऐसा मनी नहीं हो, या लॉटरी लग गई तो लॉटरी में कुछ जनरेट नहीं हुआ प्रोडक्शन, आपकी सिंपली लॉटरी लग गई बिकॉज ऑफ लक। तो उसमें कोई ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज नहीं हुआ, आपने कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की और आपको मनी मिल गया। तो दीज आर नोन एज नॉन फैक्टर इनकम, ठीक है? टैक्सेस, फाइन्स, ये सारी चीजें जो है, जैसे गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लिए, उसके लिए कुछ किया क्या, उसके बदले कुछ प्रोडक्शन हुआ, टैक्स लेने से कुछ प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का? नहीं। फाइन्स आपने दिए, आपने जो फाइन दिया उस फाइन को देने के बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ? नहीं। So these kinds of things is known as non-factor income. Okay, so please be ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ट्रस्ट मी आगे जाके जब नेशनल इनकम में पढ़ोगे यू विल सी दैट नॉन फैक्टर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। याद रखना, नॉन फैक्टर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है? ये याद रखना, नॉन फैक्टर इनकम आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है? एंड अगेन देखिए, आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लीज बी वेरी क्लियर। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, यू कैन आस्क अस इन दी कमेंट्स, या फिर एक हमने जो है टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, राइट, देयर यू कुड आस्क अस। ओके, सो इन टेलीग्राम ग्रुप फॉर प्रीलिम्स, हमने बनाया है प्रीलिम्स 2023 के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन आस्क अस। उसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये सारे नोट्स एंड ऑल मिलेंगे, ठीक है? नाउ मूविंग अहेड, तो अगेन लेट्स डू अ PYQ। ये PYQ का अगेन आंसर आपको देना है। मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं इसमें,
See, substitution of steel for wooden flows in agriculture production is an example of. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये वुडन फ्लो क्या है आप खुद सोचना, व्हाट इज इट, ठीक है, क्या चीज, कौन सा, विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इट? ठीक है, इसका आंसर अगर आपको आ गया तो आप जो है यू कैन आंसर, आंसर दी क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको समझ में आ गया तो कि कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये क्वेश्चन का भी आप आंसर दे सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हम गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें, उसमें वुडन फ्लो यूज कर रहे हैं, तो वुडन फ्लो इन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों में से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसका आंसर आप करिए। इसके बेसिस पे आप जो है, मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, ऑन दिस बेसिस यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन। अगर नहीं कर पाओगे देन डेफिनेटली आई विल डिस्कस। ओके, नाउ आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये है क्या? दिस इज नथिंग बट अ सिंपल इकोनॉमिक मॉडल, एक सिंपल इकोनॉमिक मॉडल है जो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे वाई, ताकि इससे हमें पता चलेगा कि कैसे एक इकोनॉमी में मनी और गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं, दैट हाउ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी फ्लो इन एन इकोनॉमी। सो अगेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक सिंपल इकोनॉमिक मॉडल यूज किया है। इससे जो हमारे जो आउटकम्स आते हैं वो हम देखते हैं कहीं ना कहीं मोर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक, जो जैसे इकोनॉमी जो रियल में भी होती है उसमें भी एप्लीकेबल रहते हैं। तो सिंपली ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बताता है कि कैसे हाउ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन एन इकोनॉमी, एंड इसमें किन, ये फ्लो किन के बीच में होता है? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड अदर सेक्टर्स। ये अदर सेक्टर्स कौन से हैं ये अभी हम देखेंगे। बेसिकली दीज आर अवर दोज एक्सटर्नल एंड ऑल दोज सेक्टर्स ओनली, एंड इट शोज दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मूव इन अ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, सो इनकम और एक्सपेंडिचर एक सर्कुलर फ्लो में जो है मूव करता है, और इस मॉडल में हम ये देखते हैं कि इनकम जो होती है सारी वो कहीं ना कहीं इज इक्वल टू ऑल्सो ऑल द एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर जो बायर का एक्सपेंडिचर होता है वो सेलर की इनकम हो जाती है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। तो पहले टू सेक्टर लेते हैं, दो कौन से सेक्टर लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे दो सेक्टर हम लेते हैं, जस्ट सेकेंड। So which two sectors we are taking? Firms and one is your firms, one is your household, right? These are basically major sectors. अब जो फर्म्स हैं वो क्या करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को सेल करते हैं। ठीक है, पर ये गुड्स एंड प्रोड्यूसेस सर्विस जो है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए इनको फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, राइट? तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया रियल फ्लो। ठीक है, ये आपका रियल फ्लो हो गया, रियल इकोनॉमी का पार्ट जहां पे टेंजिबल चीजें फ्लो कर रही। बट अब आ जाता है जो आपका मनी फ्लो होता है। मनी कैसे फ्लो होगा? ये गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से अगर हाउस होल्ड ने खरीदी तो फर्म्स ने इसके लिए पैसा दिया होगा, राइट? आपने पार्ले जी का बिस्किट खरीदा तो आपने 5 रुपए 10 रुपए जितने खरीदा, वो 5-10 रुपए आपने जो है पार्ले जी कंपनी को दिए, राइट? तो यहाँ पे हो जाता है एक्सपेंडिचर। और ये हाउस होल्ड का सिर्फ खाली हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को हम क्या, ये मोस्टली वी टेल इट, से इट एज कंजम्पशन। तो इसको मोस्टली हम जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दिस इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड मोस्टली कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नाउ ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो हाउस होल्ड के पास ये एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा कहां से आएगा? फ्रॉम वेयर विल द हाउस होल्ड गेट मनी टू बाय दीज गुड्स एंड सर्विसेज? तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को याद करिए, हाउस होल्ड ने जो है फर्म्स को जब प्रोड्यूस करना था तो हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, रेंट, सॉरी लेबर, लैंड या योर कैपिटल, ये प्रोवाइड किया था। ठीक है, फर्म्स को, और ये फर्म्स को प्रोवाइड किया तो फ्री में दे दिया? नहीं, फ्री में नहीं दिया है। इसके बदले फर्म्स ने इनको क्या दिया? फैक्टर इनकम, राइट? इसके बदले फर्म्स ने दिया फैक्टर इनकम। तो हम क्या समझे यहाँ पे, आपका
ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये फैक्टर इनकम हो गया, और ये जो दोनों चीजें हैं इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ये जो दोनों फ्लो चल रहे हैं इसको बोलते हैं फैक्टर मार्केट, और इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से, और देखो यहाँ पे अब बड़ा सिंप्लीफाइड है, हमने सिंपली यहाँ पे बहुत सारे सिंपल अजम्पशंस लिए कि हाउस होल्ड को जो सारा पैसा मिलता है वो सारा पैसा हाउस होल्ड अपना खर्च कर देता है, राइट, ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में। फर्म्स भी जो है सारे पैसा होता है वो सारा का सारा का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, कुछ नहीं करता। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है तो हाउस होल्ड को कोई टैक्स नहीं देना, फर्म्स को कोई टैक्स नहीं देना, हाउस होल्ड या फर्म्स को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। बट रियली में, असलियत में क्या होता है कि इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको समझने के लिए 5 सेक्टर मॉडल लेते हैं हम, ठीक है, विथ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। मतलब पैसा जो मनी है, मनी अगर इस ये सर्कुलर साइकिल चल रहा है, अगर इस सर्कुलर साइकिल से मनी बाहर जा रहा है तो वो हो गया लीकेज। और अगर इस सर्कुलर साइकिल में बाहर से मनी आ रहा है, जैसे फर्म्स क्या है, बोरोइंग लेते हैं और उस बोरोइंग को लेके क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें। सिमिलरली हाउस होल्ड भी मनी बोरो करते हैं और बोरो करके जो है लोन ईएमआई पे जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। तो दीज आर इंजेक्शंस, ठीक है, ये जो है इंजेक्शंस हैं इन दी सर्कुलर फ्लो। और अगर हाउस होल्ड टैक्स पे करता है तो इनकी इनकम कम हो जाती है। हाउस होल्ड जो सेविंग करता है, जिसको खर्चा नहीं करता, तो वो भी जो है सर्कुलर फ्लो से जो है मनी इज गोइंग फ्लोइंग आउट, तो अगेन दैट इज लीकेज, ठीक है। तो 5 कौन से हैं, प्रोड्यूसिंग फर्म्स एंड हाउस होल्ड तो है ही, इसके अलावा आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या जो आपका एक्सटर्नल सेक्टर हम बोलते हैं वो है, ठीक है। अब इन सेक्टर्स के क्या फ्लोज होते हैं, किस टाइप के फ्लोज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, और किस टाइप के फ्लोज होते हैं मनी के। तो सबसे पहला फ्लो जो हमने देखा था फॉर अ फर्म, देखते हैं कि किस किस क्या क्या अलग अलग टाइप के फ्लोज होते हैं। तो इसको डायग्रामेटिकली भी आप बना सकते हो, बट दैट बिकम्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने सबको सेग्रीगेट कर लिया है। और आप देखो कई फ्लोज जो है रिपीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक से फ्रॉम फ्लो हो रहा है तो वो दूसरे का टू होगा, एक एक को टू फ्लो आ रहा है मतलब एक के पास आ रहा है तो कहीं से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बताया था आपको, फैक्टर सर्विसेज लेते हैं। फैक्टर सर्विसेज यानी वही लेबर लेना, लैंड लेना, कैपिटल लेना, एंटरप्रेन्योरशिप लेना, ये फैक्टर सर्विसेज हो गई। तो ये फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट्स करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज, ये गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, तो फैक्टर सर्विसेज बाय करते हैं और सेल क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इनको पेमेंट मिलता है हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर से, क्योंकि इनके गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ हाउस होल्ड ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर भी कंज्यूम करता है। दूसरा, दे इंपोर्ट, सो एक्सटर्नल सेक्टर से ये गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, बाहर से जो है हो सकता है फर्म्स कुछ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रही हो और उसके लिए पेमेंट करते हैं, राइट। एक्सपोर्ट करते हैं, सी अभी इसमें अभी ज्यादा मतलब टेंशन मत लो लीकेज से उसका, वो आगे यहाँ पे मैं क्लियरली आपको लिस्ट डाउन कर रखा है कि भाई लीकेज और वो क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं आप एक बार समझ लो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या फ्लो होता है, अगला एक्सपोर्ट होता है, इसके लिए इनको पेमेंट मिलता है, पैसा इनफ्लो मतलब जो है पैसा अंदर आ रहा है, ठीक है। डिपॉजिट सेविंग्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। सो इनके पास जो पैसा होता है कुछ पैसा ये बचा के फाइनेंशियल सेक्टर में डिपॉजिट कर देते हैं और फिर बोरो भी करते हैं, वहां से लोन लेते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस देंगे और गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिलती है, ठीक है। तो ये सारे फ्लोज होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो है टू एंड फ्रॉम हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड के क्या होते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं और उसके लिए पेमेंट देते हैं इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हमने टू सेक्टर मॉडल में देखा। बाकी फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं, उसके लिए फैक्टर इनकम मिलती है जो हमने पीछे देखा। और पर्सनल टैक्सेस डिपॉजिट करते हैं अपना फाइनेंशियल सेक्टर में और गेट फ्री सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या किस में आ जाते हैं, ये जो है नॉन फैक्टर फ्लोज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अगर समझ नहीं आए तो भी याद रखना, ठीक है। क्योंकि देखो नेशनल इनकम इज नथिंग बट कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, या इकोनॉमी का टोटल आउटपुट या क्या है, या टोटल इनकम क्या है, राइट, फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे प्रोड्यूस करने से टोटल इनकम क्या बनी है, वो होती है नेशनल इनकम, राइट। दैट इज नेशनल इनकम, कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या है या उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से क्या इनकम बनी है, वो होती है। बट जो ये आपकी फ्री सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट्स होती है, इसके लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुए, इसलिए ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, ठीक है। फ्लोज टू एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो जो गुड्स बाय किए जाते हैं, गवर्नमेंट भी जो है फर्म से गुड्स बाय करती है, उसके पेमेंट करती है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाता है। सब्सिडीज देती है फर्म्स को, फ्री सर्विसेज देती है हाउस होल्ड को, ट्रांसफर पेमेंट्स।
गवर्नमेंट भी अपनी सेविंग्स फाइनेंशियल सेक्टर में डालती है, टैक्सेस मिलते हैं इसको फर्म से और टैक्सेस पर्सनल टैक्सेस मिलते हैं हाउस होल्ड से, ठीक है। और फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, इट लेंड्स कैपिटल यानी लोन वगैरह क्रेडिट देता है और रिसीव सेविंग्स डिपॉजिट्स मिलते हैं फ्रॉम फर्म्स हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। एंड सिमिलरली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है आपका इंपोर्ट होता है गुड्स और उसके लिए जो है रिटर्न में पेमेंट की जाती है, और एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से गुड्स, बाहर से गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो उनके लिए बाहर पेमेंट की जाती है, मनी फ्लो आउट होता है इकोनॉमी से, और एक्सपोर्ट होता है उसके लिए रिटर्न पेमेंट होती है, ठीक है। नाउ याद रखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी का जो है इम्पैक्ट आपका नेशनल इनकम पे भी पड़ता है जो आगे हम पढ़ेंगे। जनरली भी आप समझ जाइए, इंजेक्शंस क्या करते हैं, आपका नेशनल इनकम जिसको हम अगेन जीडीपी के टर्म्स में मेजर करते हैं वो बढ़ाता है। लीकेजेस क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कम करते हैं। रिमेंबर द सिंपल सिंपल थिंग, इंजेक्शंस व्हाट दे डू, दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट ऐड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और अगर सर्कुलर फ्लो में ऐड कर रहे हैं यानी अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दे इंक्रीज योर, ठीक है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है इनसे तो नेशनल इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। और इससे जो है कम होता है तो आपका जो है नेशनल इनकम जो है घट जाती है, ठीक है, दैट इज देयर। तो इंजेक्शंस क्या हो गए आपके, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या होता है कि या तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करे या कोई भी इन्वेस्ट करता है, उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो इंजेक्शन ऑफ फंड्स, तो दिस इज द फंड्स बाय फर्म्स, मेनली फर्म्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इससे क्या करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट से क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स यानी ऐसे गुड्स खरीदते हैं जो मैनमेड होते हैं और जिनको जैसे मशीन्स हो गई या फैक्ट्री बनाना, जिससे वो फर्दर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए, राइट। सो उससे उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है, यानी अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे कैन प्रोड्यूस इंक्रीजेस, और अगर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे कैन प्रोड्यूस इंक्रीजेस दैट इज मींस टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी इंक्रीजेस, दैट मींस योर नेशनल इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। सो इंक्रीजेस फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो इनकम बढ़ जाती है इकोनॉमी की, दैट इज नेशनल इनकम इंक्रीजेस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है इकोनॉमी में, राइट, टू इन फाइनेंसिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह बनाने। तो अगेन जैसे रोड्स बनती है, रोड से भी क्या होता है, इट इज अ कैपिटल गुड क्योंकि मैनमेड है, और रोड बनने से जो है अगेन प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है आपका जो है अगेन इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट्स, सो अगेन देखो जितना हमारा हाउस होल्ड की डिमांड है वो मीट कर ली, बट उससे भी ज्यादा हम गुड्स एंड प्रोड्यूस सर्विसेज प्रोड्यूस करके बाहर की जो कंट्रीज में है दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बाहर दे रहे हैं तो बाहर अगर लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज इफ यू आर सेलिंग इट आउटसाइड तो बाहर से पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है, राइट। सो अगेन दैट एड्स टू द फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, दैट मींस नेशनल इनकम इंक्रीजेस। याद रखना ये चीज, ठीक है। लीकेजेस, लीकेजेस ऐसी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो सर्कुलर फ्लो से जो है फंड्स रिमूव करते हैं, सर्कुलर फ्लो को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नेशनल इनकम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फ्लो जो है उसको कम करेंगे। जैसे सेविंग्स है, राइट। सो सेविंग्स जो है अगर लोगों के पास पैसा, फैक्टर इनकम, इनकम मेरे पास आ रही है, अब इनकम जितनी आ रही है उतना ही मैं खर्चा कर रहा हूं तो उतना ही ज्यादा वो पैसा जो है फर्म को मिलेगा, और फर्म उतने ही पैसे से उतना ज्यादा जो है फर्दर प्रोडक्शन कर सकता है by getting more factors, factor of production, but by making factor payments। बट अगर मान लो मैं कम कर देता हूँ, सेविंग करता हूँ, तो इट लीड्स टू लीकेज ऑफ फंड्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू फाइनेंशियल सेक्टर, सो दे आर सेव्ड एंड नॉट स्पेंड, सो गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली फर्म्स भी देखेंगे कि लोग ज्यादा सेव करें, इतना नहीं, तो वो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम कर देंगे, तो इट रिड्यूसेस फ्लो। अगर वो लोग अपना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम करेंगे तो वो लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम खरीदेंगे, फैक्टर इनकम्स जो है कम हो जाएंगी, तो फ्लो ऑफ इनकम एंड फ्लो ऑफ आउटपुट, आउटपुट मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपका बना है वो जो है कम हो जाता है। टैक्सेस अगेन जो है लीकेज है, क्योंकि हाउस होल्ड हो या फर्म हो, इनको अगर टैक्सेस देने पड़ते हैं तो इनके पास कम पैसा होता है टू दिस इज वाइल यूज टू फाइनेंस पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, बट यस हाउस होल्ड के पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और फर्म्स का भी कम हो जाता है, तो इट रिड्यूसेस फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, ठीक है। एंड इम्पोर्ट्स, तो बेसिकली जो इम्पोर्ट्स हैं हमारे, सी इट रेफर्स टू लीकेज, की बेसिकली ये गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के बाहर प्रोड्यूस हुए हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट पार्ट ऑफ अवर नेशनल इनकम, और बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं और बाहर से हमने खरीद करके लाए और हमने यहाँ से जो है पैसा बाहर भेजा, तो एज ए रिजल्ट हमारा जो इनकम का फ्लो है
वो कम हो जाता है और आउटपुट भी कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज अ लीकेज रिड्यूसेस फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, ठीक है। तो विद दिस हमने जो है ओवरऑल अपना पूरा का पूरा जो है सम बेसिक मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम करेंगे मैक्रो जो है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे और नेशनल इनकम वी विल कैरी ऑन फ्रॉम दिस ओनली। यहाँ पे एक और चीज मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टू सेक्टर मॉडल में अगर इस मॉडल में आपको नेशनल इनकम देखनी होती तो इस मॉडल में आपकी नेशनल इनकम वुड हैव बीन इक्वल टू टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टोटल प्रोड्यूस किया है इसकी वैल्यू, इसकी मॉनेटरी वैल्यू, मनी के टर्म्स में वैल्यू, इसकी मॉनेटरी वैल्यू। और इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती कि जो खर्चा इस पे एक्सपेंडिचर किया गया है, राइट, इस पे जो एक्सपेंडिचर, सो दिस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर क्या है जो हाउस होल्ड का, दिस इज नथिंग बट हियर इट रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट डिमांड कि टोटल सब लोगों की इकोनॉमी में सारे गुड्स पे कितनी डिमांड है, दैट रिप्रेजेंट्स इट, ओके। और अगेन दिस इज समथिंग नथिंग बट all the factor incomes, this is also equal to all the factor incomes, that again is your national income, right। और इसको कई बार जो है आप जो है एडी को हम जो है आगे आप देखोगे जीडीपी के फॉर्म में भी लिखते हैं, दैट एडी इज इक्वल टू जीडीपी। तो वो जो नेशनल इनकम वाला कल पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे, ओके। सो विद दिस लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। प्लीज कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, थोड़ा सा हो सकता है कभी डिले हो जाए। और एक और टेलीग्राम ग्रुप है आपका, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया गया है, राइट, प्रीलिम्स 2023 के लिए, वहीं पे ये सारे नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। so you can join that group to get all the notes and all, and with this let's wrap up for today, and in the next lecture we will be discussing national income.